ख़ातिन हज़रात, मैं भट्ट साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बात कर रहे थे जिस वक्त, तो भट्ट साहब मुझे एक सवाल फ़ौरन मेरे जहन में आया, वो ये है कि माशाल्लाह 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 आपकी मेमोरी बड़ी स्ट्रांग है। ख़ास तौर पर आपकी अपने काम के हवाले से जो मेमोरी है ना, ये शबनम जी आपने भी महसूस किया है कि एक इंसाइक्लोपीडिया है। मतलब अगर हम कहें शो बिज़नेस का, तो खालिद भट्ट साहब को मतलब अवाइल उम्री से लेकर आज तक कौन आया, उसने किस तरह के कपड़े पहने थे, वो कहाँ रहता था और मार्कर किस कलर का था, मतलब बहुत टफ होता है, बहुत मुश्किल काम है ये। तो भट्ट साहब इसके लिए कोई ख़ास रियाजत करते हैं आप? ये कैसे आपके अंदर ये चीज़? काश ये सारा कुछ जो दिलचस्पी है मेरी फ़िज़िक्स में और मैथमेटिक्स में होती तो मैं इंजीनियर बन गया होता। क्योंकि मेरे अब्बा जान तो यही चाहते थे कि फर्स्ट डिवीजन लवे FSC से इंजीनियर बने और मुल्तान आके। नहीं, आप इस काम के इंजीनियर हैं ना? असल में मेरी अम्मी जो थी वो फिल्में देखती थी, अमृतसर से देखती थी। अच्छा। जब मुल्तान में जब मैंने होश संभाला तो वो बुध वाले दिन लेडीज़ शो होता था, तो मैं उनके साथ जाता था। मेरे अब्बा जो थे वो तो फिल्म बिल्कुल नहीं देखते थे, तो इसलिए बचपन से ही मुझे मतलब फिल्म एरिया था। इसीलिए हमने शमा भी पढ़ा, फिर हमने शमा दहली, फिर यहाँ से भी शमा निकलता था, फिर शबाब भी निकलता, फिर निगार, फिर बहुत सी चीज़ें। फिर ये है कि जब भी लाहौर आते थे 2 महीने की छुट्टियों में, किसी न किसी बहाने ऐसा करते थे कि फलाने तायदा जड़ा पुत्र है ना वो फिल्मा का काम कर, फिर उनके यहाँ जाना, अगर मैंने स्टूडियो ले चलो तो उन्होंने शाहनूर लेके जाना। यानी हर वक्त किसी न किसी तरीके से फिल्म से जुड़े रहने का दिमाग में यही था कि मैं एक दिन इतने ज़रूर आना है। तो ये चीज़ें कुछ सुन के, कुछ पढ़ के और कुछ खुद देख के, यानी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मैं मील का पत्थर हूँ जो खुद तो कहीं नहीं जाता लेकिन बता देता कि साहिवाल इतने किलोमीटर है। तो मैं भी ऐसे बहुत से बड़े बड़े लोगों की महफिल में 70, 71, 72 जब मैं असिस्टेंट था, मैं खामोशी से बैठा रहता था, वो आपस में बातें करते थे, मैं गौर से सुनता था। मेरे उस्ताद 15-16 शॉट्स से ज़्यादा में गाना पिक्चराइज नहीं करते थे। मैं इफ्तिखार खान साहब से इजाज़त लेके, सुहेल खान के वाले जी, उनसे रिक्वेस्ट करता था, सर आप गाना पिक्चराइज कर रहे हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एवेन्यू में असिस्टेंट हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने उनके 3-4 गाने, उनके शॉर्ट्स बनाने, उनके कैसे रिदम पे कट करते हैं, कैसे, वहाँ से सीखा। इसी तरह और बहुत सी चीज़ें जो हैं, जमशेद नकवी साहब के पास 1 साल रहा हूँ, उनके क्वार्टर में रहा हूँ, किराया देने को पैसे नहीं होते थे, वो हमारे मुल्तान के थे, तो इसलिए उनके ऑफिस में जब आके बैठते थे, जितने भी रियाज अरशद साहब बैठते थे, जिन्होंने ये लिखी, आंसू फिल्म लिखी, मेरा साया लिखी, वो बैठते थे। और कैमरामैन बरकी साहब, जमशेद साहब, शाहिद साहब भी उन दिनों तहजीब बन रही थी तो वो भी आके बैठ, तो ये जब सीनियर्स आपस में गुफ्तगू करते थे तो उसमें मुझे पिछली हिस्ट्री का भी पता चलता था, जो दौरे हाजिर में चल रहा है काम वो भी मैं देख रहा होता था और सुन रहा होता था। फिर जावेद फाजिल साहब से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, वो एसोसिएट थे, मैं उनसे शॉर्ट्स वगैरह के बारे में पूछता था, उनका बहुत नॉलेज था इंडियन और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के रिलेशनशिप्स वगैरह पे। अजीज़ुल हसन मुन्ना साहब, जिनकी बड़ी हमशीरा कलावती, वो भी पाकिस्तानी फिल्मों की एक्ट्रेस थी, उनको भी बहुत इल्म था। तो मैंने इसी तरह फिर जो मेरे सामने हुआ वो तो मेरी आंखों के सामने है, फिर बड़ों से सुन के याद रखा। अब ये दिमाग की टेपें हैं उस्मान साहब भरती जा रही हैं। अब कहीं कितने दफ़ा नाम नहीं मुंह पे आता, फिर मैं अशरफ खान साहब को फ़ोन करता हूँ, यार वो केड़ा, फिर वो जवाब दे, और जितनी देर में वो जवाब देते उतनी देर में मुझे खुद याद आ जाता। आपकी कहानी भी कुछ ऐसी है, कुछ बदल के है? आपका रुझान कैसे था? देखिए, इनका तो जो दौर था वो बहुत ही जिसको कहते हैं ना क्रिस्टल लोग थे वो। जब मैं आई हूँ तब भी मतलब कुछ लोग रह गए थे जिनको कहते हैं कि वो भी कभी दोबारा उस तरह के लोग नहीं आएंगे। तो मैडम नूरजहां जी से बात स्टार्ट करती हूँ। तो जैसे मैंने बताया आपको कि फ़िल्म के लिए जब मैंने गाना शुरू किया, पहली फ़िल्म ये किया, तो स्टूडियो में जब मैं जा रही थी तो मैडम नूरजहां जी अपने बेटे अकबर रिजवी साहब के साथ खड़ी थी। तो मैं ना उधर से डर के ना पीछे से गुजर के चली गई। तो कहती है इधर आ, तेनू किसी ने दसिया नहीं कि सलाम करी था जो कोई वड्डा खलोता है। मैं क्या मैडम जी मैं तो आपसे डर के मारे छुप के जा रही थी, मैंने सुना है कि कोई चंगा गाए तो तुम मार दो। कहते ने बहुत हंसी। कहती है इधर आ नहीं पागले, पुत्र मैं उन्होंने मार रही जिन्होंने आंदा भी कख नहीं, तो नूरजहां बन बैठदियां ने उन्होंने, तू इधर आ, तू तो बड़ा चंगा गाया, मेरा गाना तू बड़ा चंगा गाया, वो रब जाने सानू तो तू मार सुटिया। वो प्रोग्राम चलता था गीत बहार एक, मुझे ले गई अकबर रिजवी साहब के घर में बैठ के। तो कहती है सुना कुछ,
मैंने कहा मैं आपके सामने क्या, तो खैर बच्ची थी मैंने ऐसे घुल डुल के उनको गज़लें सुनाना, उनकी गज़लें सुनाना शुरू की। उन्होंने फिर उन्होंने ऐसे पैसे कर कर के, डांस कर कर के मुझे पैसे दिए इनाम। फिर मेरे साथ उनका ऐसा मोहब्बत थी कि अब मैं बच्ची थी, मैं बार बार फ़ोन कर देती थी, हेलो, हमारे घर में फ़ोन लगा था तो मैं फ़ोन, मैडम जी मैं शबनम, हाँ बेटा अभी मैं मेकअप करूँ, बाद में करना, ठीक है थोड़ी देर में, फिर मैंने कर देना। यानी कि फिर उन्होंने मुझे कुछ ऑर्डर लगा देने, वो जैसे वो अच्छी मियाँ होते थे, ऐ मेरी धी तो उन लब के लिया है, उन्होंने कहा है पहुँच। अब मैंने वो अच्छी मियाँ जो थे ना, वो संतूर, वो सुरमंडल बाजूकात लेके बैठते थे, उन्होंने कहना आए ती ये बीबी रू ना दसी मेरा कि मैं तेन मिलिया तो ये बहुत सारी ऐसी बातें, तो उनकी मोहब्बत भी मुझे मिली। तो मैं समझती हूँ कि मैं बड़ी खुश नसीब हूँ कि ऐसे बड़े लोग जो दोबारा, मतलब सदा जब तक दुनिया रहनी नाम उनका रहना है। उनके म्यूज़िक अभी तक देख लें, उनके गाने सुपर डुपर हिट है। अच्छा, मैडम नूर जहाँ को तो एक शबनम मिली, तो इस शबनम को भी कोई आगे कोई शबनम मिली है आज? नहीं देखिए, मेरा तो अभी जो मैं समझती हूँ ना कि मैं तो अभी खुद स्टूडेंट हूँ, मैं तो अभी ये सीखने का अमल अभी जारी और सारी है, कंप्लीट कभी नहीं होता बंदा। तो लेकिन ये ज़रूर है कि हाँ, बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करने का ज़रूर मौका मिला। रॉबिन घोष साहब की फ़िल्म का गाना जो था, ज़िंदगी में मुझको इतना प्यार मिल गया, दिल ये बेकरार था करार मिल गया, उस पर फिर मुझे लक्स अवार्ड मिला। रॉबिन साहब ने मेरे 3 गाने, क्योंकि इकबाल कश्मीरी साहब लड़ पड़े उनसे, सर लड़ क्या पड़े, मतलब बोल पड़े कि अरे रॉबिन भाई ये कहाँ से बच्ची उठा लाए, इसकी तो अपनी आवाज़ कहाँ से निकलेगी, ये दुबली पतली बच्ची। उसने कहा आप इसको, इसकी फिजिक ना देखो, इसको एज ना देखो, इसका आवाज़ मैच्योर है, यही गाएगी। और 3 गाने फिर डंकी की चोट पे मुझसे ही गवाए, और फिर उसको 3-4 कंपोज़र्स ने कंप्लीट किया। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने, अमजद बॉबी साहब ने, आमिर मुनव्वर ने, और जो रॉबिन घोष साहब ने जो म्यूज़िक दिया था, वो बस यही गाना है उसमें से हिट हुआ, और ये टॉप 10 पे पीटीवी पे चलता था, टॉप 10, तो ये टॉप पे ये भी। नैया नूर साहबा जब आई हैं तो पहला गाना एवरन्यू में रिकॉर्ड कर रही थी, 2 बारी बेहोश हुई सी, इन्नी दुबली पतली थे, इन्नी वीक सी कि 2 बारी बेहोश होकर डिग गए। बोल री गुड़िया बोल ज़रा अब रोबन साहब ने भी उनको लिया, महनाज साहबा को लिया, और भी रुबीना बदर भी एक आई थी थोड़े से स्पैन के लिए, वो भी चली गई। लेकिन ये है कि वो जो काम को जानते हैं, समझते हैं, उन्हें पता है कि किसके गले में क्या बोल रहा है, वो कितना उसने रियाज किया हुआ है, ऐसे नहीं ले लेते। और ये बड़ी नसीब की बात होती है कि माइक किसी की आवाज़ को एक्सेप्ट करता है। तो अब मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़, ऐसी माइक के थ्रू आवाज़ अभी तक 70-80 साल में आ ही नहीं सकी, और पता नहीं आगे हमारी ज़िंदगी में तो आती नज़र नहीं आ रही। उन जैसी कोशिश में होते हैं 70%, 80%, 100% नहीं। वो उन्होंने बच्चे के लिए भी गाया, फिर उसके बाप के लिए भी गाया, फिर उसके दादा के लिए, सबके लिए गाया। आप कितनी देर रियाज करते हैं? मैं तो आपको सच्ची बात बताऊं, मैं जब तक जो भी कुछ गाती रहती हूँ, मैं समझती हूँ मैं रियाज़ होता रहता है। और बचपन में बहुत रियाज़ किया, बल्कि मार भी कभी कभी पड़ गई अब्बू से कि अगर गाना है तो फिर अगर अब शौक़ चढ़ा है कि हाँ ज़रूर गाना है। और उस्ताद नज़र हुसैन साहब ने कहा कि अब मना ना करें, मेरे वाले साहब को कहते हैं इसको मना ना करें गाने से, मना करेंगे तो ये बीमार हो जाएगी, इसको अल्लाह ताला ने ये गिफ्ट दिया है, गॉड गिफ्ट है, इसको करने दें। वाले साहब ने कहा अगर बेटा करना है तो फिर इसको प्रॉपर, इसको फिर उन्होंने मुझे प्रॉपर बताया, उसकी जो बुनियाद थी वो बताई। उसके बाद उस्ताद नज़र साहब से भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। जो हमारी इतला इंफॉर्मेशन है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल पसंद वाली जो कंपोजिशन है और तर्ज़ें हैं वो उस्ताद नज़र हुसैन साहब की होती है। उसमें लयकारी होती थी, आम सिंगर नहीं गा पाता। उनकी जो कंपोजिशन का जो स्टाइल था ना वो डिफरेंट होता था, गले की रविश वो सबकी ऐसी नहीं होती, क्योंकि उनकी कंपोजिशन जो होती थी ना वो उसमें जगह कुछ ख़ास ऐसी होती थी जो कि ख़ास गले की रविश अगर हो तो वो निकलती हैं, अदरवाइज़ नहीं। जगह बहुत हम कह लेते हैं, मुर्की भी कह लेते हैं, तान भी कह लेते हैं, अवर्द भी कह लेते हैं, लेकिन वो उनकी जो होती थी ना अवर्द भी या कोई मुर्की या कुछ भी, वो एक डिफरेंट होती थी, वो गले में से निकलना उसका थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में निकलती थी। पेटी चो किस तरह काट लेंगे सानू तो यही नहीं समझ आएगी। मेहदी साहब खुद इतना अच्छा गाते थे, इतना अच्छा गाते। और आप यकीन कीजिए कि जिसने उनकी कंपोजिशन में गाया ना
वो वहाँ तक पूरा नहीं उतर सके, नहीं उतर सके। क्योंकि वो खुद, क्योंकि मैंने उनको अपने कानों से जो कुछ सुना है वो फिर हमने किसी जिस तरह उन्होंने गाया, ओह हो, आप तो रेडियो आपने बहुत किया, आपने ज़रूर सुना होगा उनको, वो खुद कैसे बैठ के करते हैं। लगाते रहते हैं। और मैं बट साहब मतलब मेरी खुशनसीबी ये रही कि मुजाहिद हुसैन साहब, वज़ीर अफजल साहब, वजाहत अत्रे साहब और उस्ताद नज़र साहब और उस्ताद मंजूर हुसैन साहब, मास्टर मंजूर, मास्टर मंजूर हुसैन साहब, तू जो वो एक गाने दे तू विच जो ਉਹਨੂੰ ਐਸਬੀ ਜੌਨ ਬਣਾ ਆਏ ਨੇ कराची जाके, मास्टर उनके पास भी इल्म बहुत था, बहुत इल्म था, मौसीकी का इल्म जिसे कहते हैं ना, ये PhD है वो उन्होंने लोगों च हो गया। बाकी होर भी जानते हैं, लेकिन एक चीज़ होती है कि भाई ये तो बुनियाद से लेके और 18 मंजिला बिल्डिंग तक का सब जानते हैं, तो मास्टर मंजूर हुसैन साहब उन लोगों में से। अभी आप देखें ना कि कितनी फिल्म्स बन रही हैं हमारी, कितनी कराची से फिल्में बनती हैं, लेकिन कोई गाना आपने देखा कि बहुत हिट हुआ और जैनवन कोई गाना हुआ, अगर देखा भी जाए तो कोई एक लाइन कहीं से, एक लाइन कहीं से, अंतरा कहीं से उठाया, इस टाइप का। अब वो कंपोजर्स नहीं हैं, जो इक्का दुक्का थोड़े हैं, वो बेचारे घरों में बैठे हैं, जिनको कुछ नहीं आता वो आगे आगे हैं, वो इधर से पकड़ उधर से। अब लोगों की मेरी कुछ दिन पहले वकार अली से बात हो रही थी इसी टॉपिक में। वकार साहब के साथ बड़ा काम किया है, सजाद अली के जो छोटे भाई हैं की, मैंने OST बहुत किए हैं, PTV के लिए, जियो के लिए, मुख्तलिफ चैनल्स के लिए बहुत काम किया। मैंने उनसे बात करी थी, मैंने कहा ये क्या है सीन, क्या चल रहा है ये? वो कहते हैं शबनम, लोगों की टेस्ट जो है ना वो चेंज होते रहते हैं। मतलब कभी दिल कर रहा है कि हमने ये फ्रूट खाना है, कभी दिल चाह रहा है दही भल्ले खाने हैं, ये लोगों पे डिपेंड करता है। हम तो चाह रहे होते हैं कि हम कोई अच्छी चीज़ लेके आएँ अच्छे आर्टिस्ट के साथ। अब जदीद टेक्नोलॉजी है, जिसको गाना नहीं भी आता वो जाता है और माइक के आगे खड़ा होता है और वो उसको मेलोडाइन करके और जो जदीद, हाँ उसमें आप उसको, क्योंकि मेरा अपना स्टूडियो है, लॉजिक प्रो पे हम काम करते हैं। मेरी जो शादी हो गई है वो उस्ताद जो ताफ़ो खान साहब हैं वो मेरे ससुर हैं माशाल्लाह, तो उनके सबसे छोटे बेटे जो वन एंड ओनली हैं रिदम मास्टर हैं, वाजिद अली ताफ़ो। हाँ, वाजिद अली ताफ़ो। तो अब हमारा स्टूडियो, हमारे ताल्लुकात ज़्यादा सज्जाद से थे, सज्जाद भाई से, गिटारिस्ट जो भाई, वो भी हम हुमा ब्लॉक में एक दूसरे के। सज्जाद भाई क्या माशाल्लाह क्या बात है। तो अब हमें पता है क्योंकि क्या क्या टेक्निक से सुर अगर इतना कम है तो उसको कैसे चढ़ा के ऊपर कर देना है, अगर लय में नहीं है तो उसको स्ट्रेच करके कैसे, ये मतलब सारी चीज़ें अब इतनी आसान हो गई हैं कि यही वजह है कि लोग अदब क्यों नहीं करते। वो कहते हैं हमने जाके तो हमने गा देना, अगर उनको मेहनत करनी पड़ती 100 दफ़ा लाइन बेसुरी होती तो फिर वो अपने बड़ों की, जो उस्तादों की इज़्ज़त भी करते, उनके घुटनों हाथ लगा के करते कि हम तो ये लाइन ही नहीं कह सकते। अब उनको पता है कि हमने तो जाना है और हमने पूरा गाना इतना सुर में करवा के आ जाना कि उन्होंने भी हैरान होना कि इन्हें कितना का रियाज किया है। तो अब यही वजह है इसकी, ये भी वजह है। एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, मुझे पता है, आपसे पूछना चाह रहा हूँ, सरदाई किसे कहते हैं? सरदाई मतलब जो पीते हैं उसको कहते हैं ना, बादाम वगैरह, जैसे ताकत पहलवान कैसे बनती है वो, उसको रगड़ा जाता है उसमें। हाँ जी। मैंने पी हुई है, मेरे वालिद साहब ने हमें पिलाई हुई है। तो मतलब पहलवान और सिंगर उनका ये मशरूब है कि उसे घोटा जाता था, पहलवानी वाला काम, फिर उसके बाद कपड़े में छान किया गया, फिर उसके बाद फोग को दोबारा डाल के, फिर पानी डाल के, फिर उसमें ताकत लगती थी। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਾ ਹੁਣ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੋਗਾ ਉਹ ਗਾਣਾ आए हाय वाह वाह, अरे क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बात की हमने, बस ये बहुत अच्छी बात की आपने। ला 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 ला, दिल चीज़ है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है, तेरी बाहों में दम निकले, हसरतें हमारी है, दिल चीज़ है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है। इकबाल हसन साहब के साथ साथ सेटों पे जाना, ये वो
अब ये इसमें दर्द है कि तू है मेरी जान, कि तू क्यों बीमार हो गया पापा, ये मैंने वो अब वो जो लोरी उसको सुनाई थी, वो बच्ची उसको किस तरह एक्सप्रेशन हुआ खजाना है और ये गुमशुदा खजाना है। तो जब किसी को गुमशुदा चीज़ जो कि उसी से ही रेलेवेंट होती है, उसी की ही होती है, जब उसको मिलती है तो उसकी खुशी की जो एक लहर उसके अंदर दौड़ती है, ये बयान से बाहर है।